हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू री-आरसीटी सीरीज पार्ट 3। अभी तक हमने डिस्कस किया कि री-आरसीटी कब करनी चाहिए, किन केसेस में करनी चाहिए और वो कैसे होती है। Now today we discuss कि री-आरसीटी कब नहीं करनी चाहिए। What are the contraindications of री-आरसीटी? So first and foremost, अगर आपका टीथ severely damaged है, there are multiple walls जो कि damaged है और उसको री-आरसीटी करने के बाद भी रेस्टोरेशन में इतनी स्ट्रेंथ नहीं बचेगी, उन केसेस को री-आरसीटी नहीं करना चाहिए। सेकेंडली, अगर एडवांस्ड इन्फेक्शन है, अगर इन्फेक्शन आपका एक ही दांत की मल्टीपल कैनाल्स में स्प्रेड है, उन केसेस में भी री-आरसीटी नहीं करनी चाहिए बिकॉज इवन आफ्टर द रीट्रीटमेंट हो सकता है देयर आर चांसेस दैट थर्ड टाइम भी वो रीइंफेक्ट हो सकता है। थर्डली, अगर आपका टूथ रेस्टोर नहीं हो सकता एक फंक्शनल स्टेट में, इन दैट केस आल्सो री-आरसीटी इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन। फोर्थली, अगर रूट फ्रैक्चर हो गई है, अगर उस दांत का आपने री-आरसीटी कर भी दिया, स्टिल उसकी रूट फ्रैक्चर है, तो वो स्ट्रेंथ आपको दांत नहीं दे पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी इमारत की अगर बेस ही टूट गई हो तो उसको वो कितने हवा के झोंके झेल पाएगा, आप खुद सोच लीजिए। नेक्स्ट, अगर कोई एक्यूट एब्सेस है, कोई पस डिस्चार्ज हो रहा है उस दांत से, that is also not a very good case of re-RCT. Then there are certain patient-related factors also which should be kept in mind while we are treatment planning. First and foremost, TMJ. If there is some TMJ anomaly in the patient, तब भी आपको re-RCT consider नहीं करना चाहिए. If there is poor mouth opening in the patient is not able to open his or her mouth properly, तो आप अपना इंस्ट्रूमेंट उसमें डाल कैसे सकते हैं? आप उसकी BMD कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए in those cases also re-RCT is not a very good option. नेक्स्ट, अगर पेशेंट को मोटिवेटेड है, वो बाहर से पहले से ही सीख करके आया हुआ है कि भाई री-आरसीटी तो बहुत ही टायरिंग और पेनफुल प्रोसीजर है, उसमें पैसे बर्बाद मत करना। You should never go with such patients. आपको पहले ही उनका कंसेंट ले लेना चाहिए and then only go ahead. अगर पेशेंट का ओरल हाइजीन काफी पुअर है, in those cases also do not go for re-RCT. अगर कोई मेडिकल कंडीशन है, for example infective endocarditis or uncontrolled hypertension, those are also not very good cases for a re-RCT. Apart from these, there are some technical considerations also which should be kept in mind while your treatment planning. First and foremost, अगर कोई calcified canal है या फिर curved canals है, flexion ही उस रूट का ऐसा है कि आप re-RCT कर ही नहीं पाओगे, तो उसमें फालतू में क्यों अपना टाइम वेस्ट करना है, पेशेंट का भी और अपना भी। नेक्स्ट, अगर कोई फ्रैक्चर्ड इंस्ट्रूमेंट है जिसको रिट्रीव करना काफी मुश्किल है, अगर अपाइकल 1/3 में कोई फ्रैक्चर्ड कनाल है, फ्रैक्चर्ड नीडल है, तो भी आप उसको नहीं रिट्रीव कर पाएंगे, सो डू नॉट गेट योर हेड इनटू इट। नेक्स्ट, अगर कोई नॉन रिमूवेबल फाइलिंग है, those are also not very good cases of re-RCT. So these are all the contraindications which should be kept in mind while you're treatment planning. So what is the takeaway note from this video? First and foremost, thorough evaluation of the patient. Evaluate each and every factor before your final treatment prognosis. Next, आपका patient communication. Patient communication is the key, my friends. Always talk to your patients. Make them understand what they want and what you want. That should be kept in mind. Third, अगर individual treatment planning, every case is different. Every patient is different. The need of every patient is different. Those should be kept in mind, and then only you should land to your final treatment planning. Thank you so much. I hope this helps.